नमस्कार। स्टॉकहोम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पीस एंड रिसर्च, ये है सिप्री। इसकी एक रिपोर्ट आई है, बोला है कि इंडिया के 172, इंडिया के पास 172 न्यूक्लियर वेपन्स हैं और पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर वेपन्स है। ये कहानी अभी हाल में आई है। क्यों आई है ये रिपोर्ट, इस पे भी बात करेंगे, लेकिन पहली बार ये रिपोर्ट सामने आ रही है। इंडिया, अच्छा, इसकी रिपोर्ट, सिप्री की रिपोर्ट हमेशा एक ऑथेंटिक रिपोर्ट मानी जाती है। पहली बार ये पता लगा है कि इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स कितने हैं, 172। मैं इस फिगर को मानने के लिए तैयार नहीं हूं, लेकिन अगर सिप्री की है तो मानना पड़ेगा। वैसे इंडिया ने पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था 1947 में, 1974 में, और 1974 से इंडिया हर हफ्ते एक न्यूक्लियर वेपन बनाने की पोजीशन में था। इसी रिपोर्ट में बोला है कि पिछले साल 8 न्यूक्लियर वेपन्स ऐड किए हैं इंडिया ने। हालांकि 8 से ज्यादा की कैपेसिटी है। कोई कंट्री ये नहीं बताता कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स कितने हैं। हाँ, पीक पे, जब न्यूक्लियर वेपन्स की रेस, आर्म्स रेस पीक पे थी, तो उस समय अमेरिका के पास तकरीबन 12,000 थे और सोवियत यूनियन के पास तकरीबन 30,000 थे। ये खबर सामने। लेकिन इंडिया के 172 वेपन्स पहली बार पता लगे। ये एक ऐसे टाइम पे आया जब इंडिया पाकिस्तान और इंडिया चाइना टेंशंस चल रही हैं। तो ये 172 की फिगर इतनी तो है कि चाइना और पाकिस्तान, टू फ्रंट वॉर, दोनों को नेस्तो नाबूद कर सकते हैं। ये खबर कितनी इंपॉर्टेंट है जब हमारे पास जम्मू जैसे एरिया में हमले हो रहे हैं और पाकिस्तान की तरफ से हो रहे हैं। इसी बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक मिश्रा एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के, और डॉक्टर साहब फॉरेन में भी रह चुके हैं और बहुत सारी चीजें इनको इंटरनेशनल लॉ के भी एक्सपर्ट है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। सर, पहली चीज, ये फिगर जो है 172, ये इस समय बताना मतलब चाइना और पाकिस्तान दोनों को बताया जा रहा है कि देख लो, तुम हमसे से बच के रहना, टू फ्रंट वॉर पे हम तुम्हें, हमारे पास न्यूक्लियर एम्ब्रेला भी है, साथ में हमारे पास डिलीवरी कैपेसिटी भी है। एक ही अग्नि से हम 4 मिसाइल, 5 मिसाइल, 6 मिसाइल डिलीवर भी कर सकते हैं, और अब हमारे न्यूक्लियर वेपन्स 172 टच कर रहे हैं। थैंक यू दादा, आपने मुझे बुलाया अपने शो पे। देखिए, मैं इसको, आपने जो कहा वो तो है ही है, लेकिन ये सिप्री की एनुअल रिपोर्ट है। सिप्री यानी जैसा आपने बताया, स्टॉकहोम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये एक अपना एनुअल न्यूक्लियर वेपन का, या जितने वेपन होते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, उसको ये उसके ऊपर एक रिपोर्ट निकालते हैं। ये 2024 का रिपोर्ट है। अगर आप इस रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके दर्शकों के लिए मैं पहले ये बता दूं कि ये जो न्यूक्लियर वेपन है, पूरी दुनिया में सिर्फ 9 स्टेट्स के पास ऑफिशियली है। ओनली 9 स्टेट्स पजेस दी न्यूक्लियर वेपन्स। वो 9 स्टेट जो है उसमें यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, और ये जो डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जिसको कि आप नॉर्थ कोरिया कहते हैं, और इजराइल भी। दो ऑफिशियली इजराइल क्लेम्स कि हमारे पास कोई भी न्यूक्लियर आर्सेनल नहीं है, मगर सिप्री ने, यानी कि सिप्री का फुल फॉर्म बता दें आपको, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री का ये कहना है कि इनके पास, यानी कि इजराइल के पास भी न्यूक्लियर वेपन है। आपके दर्शकों को ये भी, चूंकि इस परिप्रेक्ष्य में कुछ जानकारी होना बहुत जरूरी है, वो जानकारी मैं देता चलूं। सिप्री के अनुसार, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार, जो ग्लोबल इन्वेंट्री है, यानी दुनिया भर में जो न्यूक्लियर वेपन्स वॉरहेड्स जो गिने गए हैं, वो जो इन 9 देशों के पास है, वो है 12,121, 12,121 वॉरहेड्स जो थे, ये जनवरी 2024 में थे। ठीक है ना। इसमें से जो 9,585 जो वॉरहेड है, वो मिलिट्री स्टॉक पाइल है। दिस इज समथिंग अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न। ठीक है ना। अब अगर आप ये देखिए कि इसमें से 3904, यानी 3,904 जो वॉरहेड्स हैं, वो डिप्लॉय किए गए थे विद मिसाइल एंड एयरक्राफ्ट। जो आप बता रहे थे ना कि अग्नि की क्षमता है कि 5 या 6 वॉरहेड्स को ले जा करके वो जा सकती है, ऐसे मतलब 3,904 रेडी टू फायर कंडीशन में न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे जनवरी 2023 में। अब ये भी आप देखिए कि 2100 वॉर हेड ऐसे हैं जो हाई ऑपरेशनल अलर्ट में है। और ये ध्यान रखिए कि रशिया और अमेरिका के बीच में टेंशन जो चल रही है यूक्रेन वॉर को लेकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना।
और ये जो 2100 वॉरहेड जो कि ऑपरेशनल कंडीशन में यानी रेडी टू फायर मोड में है, इनमें ज्यादातर जो वॉरहेड है वो रशिया को बिलोंग करते हैं या यूएसए को बिलोंग करते हैं। और ये भी रिपोर्ट दी गई कि चाइना ने भी कुछ ऑपरेशनल वॉरहेड्स जो है वो रखे हुए हैं। तो टोटल 2100 जो ऑपरेशनल वॉरहेड्स अभी हैं कि मतलब आज आप बटन दबाइए और वो जा करके अपना काम कर देंगे। ये बेसिकली डिवाइडेड है रशिया और अमेरिका के बीच में। ये भी खबर है कि 2100 में हो सकता है 10-50 जो हैं, 10-20 जो हैं वो चाइना भी अपना जो है वो ऑपरेशनल कंडीशन में रखा हुआ है। अब देखिए इसमें जो बात आ जाती है कि इंडिया, पाकिस्तान और ये नॉर्थ कोरिया जो है, इन्होंने जो अपना वॉरहेड की कैपेसिटी है उसको ये जो बैलिस्टिक मिसाइल पे ले जाया जा सकता है उसको वो धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप इंडिया की बात कीजिएगा तो आज इंडिया के पास जो 2024 है उसमें 172 वॉरहेड्स इंडिया के पास है, पाकिस्तान के पास 170 है। तो जब से इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन की कलेक्शन शुरू की है उसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान से ज्यादा हो गया है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप 2023 में देखें तो ये जो वॉरहेड थे भारत के पास 164 थे और वो आज 172 हो गए हैं। अगर आप 2023 में पाकिस्तान के वॉरहेड्स को देखेंगे तो वो 170 थे और अभी भी वो 170 पे मेंटेन्ड है, मिलिट्री स्टॉक पाइल को इंक्लूड करते हुए। तो इसलिए यस, बात सही है कि इंडिया ने अपनी क्षमता को बढ़ाया है और ज्यादा तो नहीं, मतलब 8 का ही है। और दोनों ही जो हैं ये न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं, चाहे इंडिया हो या पाकिस्तान हो। तो इंडिया के न्यूक्लियर वेपन के बारे में सिप्री का यही कहना है कि बेसिकली ये पाकिस्तान की वजह से ही इन्होंने अपने वाले को एक्टिव किया हुआ है या पाकिस्तान के थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हुआ है। लेकिन धीरे धीरे जो है ये चाइना को भी कंसर्न करते हुए अपने न्यूक्लियर वेपन्स का जो है वॉरहेड की जो डिप्लॉयमेंट है उसको वो रीस्टेटाइज कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने इजराइल को भी कहा है, बिकॉज इजराइल जो है वो पब्लिकली एक्नॉलेज नहीं करता कि उसके पास कोई न्यूक्लियर वेपन है, मगर सिप्री ने कहा है कि इजराइल न सिर्फ पजेस करता है बल्कि मॉडर्नाइज कर रहा है उसने न्यूक्लियर आर्सेनल को और अपग्रेड कर रहा है प्लूटोनियम प्रोडक्शन को। सो दिस इज समथिंग विच शुड बी अलार्मिंग, बिकॉज की जो डिसआर्मामेंट था दादा, जिसके लिए यूएन चार्टर बना और ये बनाया गया था। यूएन चार्टर, देखिए यूएन को लोग गाली देते हैं, यूएन जब ही इफेक्टिव होगा जब डिसआर्म हो जाएंगी कंट्रियां। यहां तो डिसआर्म छोड़िए, रीआर्म कर रही है। हालांकि अभी भी जो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर वेपन है वो कम है जो बनाए गए थे कोल्ड वॉर एरा में, उससे कम ही बनते हैं। लेकिन धीरे धीरे देयर इज अ अपसर्ज, इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न। आप समझ रहे हैं? इसलिए मेरा ये मानना है दादा कि जहां तक बात है न्यूक्लियर वेपन्स की, कंट्रीज को साथ बैठना चाहिए, क्योंकि कोई भी एक इसमें पागल कंट्री जिसने बटन दबा दिया वो मतलब कैस्केडिंग इफेक्ट होगा। एंड आई शडर टू थिंक दैट कॉन्सिक्वेंसेस। राइट। ये चीजें अगर मैं इस पे एक चीज और बताऊं कि ये जो फिगर्स हैं हो सकता है ये कम बताई जा रही हो, क्योंकि इंडिया के बारे में तो मैं साफ बोल सकता हूं कि इंडिया 1974 से अगर 1974 से अगर इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो वो 170 नहीं है, मुझसे लिखवा के रख लीजिए, इससे ज्यादा होंगी। लेकिन अगर टाइमिंग देखें तो जहां जहां टेंशन चल रही है इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज से, पाकिस्तान से, खासतौर से चाइना से, उस टाइम पे ये रिपोर्ट आने का मतलब क्या इंडिया ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, क्या इंडिया ये बता रहा है कि भाई साहब सुनो, हमसे पंगा लेने का मतलब है कि ये 170 है ना, ये तुम दोनों पे पड़े होंगे। नहीं, देखिए ऐसा है कि गलवान में जो हुआ उसके बाद से जो 370 के बाद इंडिया ने जो एक्सपीरियंस किया चाइनीज इनकर्जन को और चाइनीज बिहेवियर को, तो फिर इंडिया को तो समझ में आ गया ना कि भाई ऐसे नहीं चलेगा। बिकॉज ये जो रिपोर्ट है वो भी ये कह रही है कि अगर आप 2023 से पहले देखिए तो मेनली वो पाकिस्तानी जो अटैक को पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए उस वैसे डिप्लॉयमेंट किए गए थे।
मगर ये 370 के हटने के बाद से, अनुच्छेद 370 के रिमूवल के बाद से जो चाइनीज बिहेवियर आया है उसने इंडिया को रीस्ट्रेटजाइज करने पे मजबूर कर दिया। तो फिर कुछ एक अगर आपको डाइवर्सिफाई करना है, यानी कि दो फ्रंट पे आपको न्यूक्लियर डिप्लॉयमेंट करने हैं, तो फिर आपको अपना न्यूक्लियर आर्सेनल का नंबर तो बढ़ाना पड़ेगा। तो इंडिया इज अ पीसफुल कंट्री, इंडिया डजंट बिलीव इन न्यूक्लियर एक्सचेंजेस, but unfortunately we are besieged by very hostile neighbors. So we are the only functioning and democracy, we are only free society, ठीक है ना, और तो कहीं नहीं हो रही है। ये तो यहाँ पे ही हो सकता है फ्री सोसाइटी से, आप देखिए जो जैसा चाहे वैसा करे। तो ऑल इन ऑल आई एम सेइंग इज दैट कि इंडिया की मजबूरी है कि उसको पॉप अप करना पड़ेगा अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को, बिकॉज चाइना और पाकिस्तान का कंबाइंड थ्रेट ये कोई इमेजिनरी परसेप्शन नहीं है, दिस इज अ रियलिटी। जी इट इज नॉट, क्योंकि हमारे फॉर्मर सीडीएस विपिन रावत साहब ने भी बोला था 2.5 फ्रंट वॉर। 2.5 फ्रंट वॉर मींस 2 हमारे नेबर्स और आधा अंदर, जिसको शायद कोई गवर्नमेंट या हम एक्नॉलेज करने के मूड में नहीं है। अंदर भी हाफ है, जिसको विपिन रावत साहब बोल गए थे, उस अंदर के हाफ का इलाज ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इम्प्लोजन वो एक बहुत डेंजरस चीज होती है, नो डाउट अबाउट इट। एक चीज और हम बात करेंगे, हम लोगों को अगर न्यूक्लियर आर्सेनल की बात हुई, तो जो ये न्यूक्लियर आर्सेनल, जिस न्यूक्लियर अटैक की धमकी बार बार पाकिस्तान देता था, उसको भी ये बताना कि तुमसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हम पोजेस करते हैं, बहुत शांति से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद डिक्लेयर नहीं किया, कहीं किसी सेप्री ने डिक्लेयर किया। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये खबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लीक की है, लेकिन हुई है। ऐसे टाइम पे ये लोग करते हैं, आईए से डेटा लेते हैं, ये चूंकि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो इनके डेटा वो आप ले सकते हैं। दे वर्क इन टेंडम विद द इंटरनेशनल एजेंसीज, तो सिप्री इज अ रिलायबल दिस थिंग। ऐसे बहुत से संस्थाएं हैं जो वेस्ट यूरोप में काम करती हैं, जेनेवा कॉल हो गई, और ये जो कि ये भी देखते हैं कि कौन कितने प्राइवेट प्लेयर्स को आप एम्यूनेशन बेच रहा है, कौन से हथियार किसको बेचे जा रहे हैं, ऐसी भी रिपोर्ट्स आपको मिलेंगी। क्योंकि अब जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हथियार प्रोक्योरमेंट एक अलग चीज है, मगर अब कोई नॉन स्टेट एक्टर्स अगर खरीद रहे हैं हथियार, उसका आपको जानकारी ही नहीं है, तो वो बहुत डेंजरस सिचुएशन हो जाएगा। तो इस तरीके के आपको एजेंसीज मिल जाएंगी, बिकॉज आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ ऑफ वॉर, तो मुझे पता है सच एजेंसीज दे फंक्शन एंड दे वर्क। यस, ये गणेश मेनारिया ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि अंदर वालों के भरोसे ही शत्रु देश आशान्वित है। आई एग्री विद हिम। अब ये अंदर वालों को कैसे टैकल किया जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं बोलूंगा कि हमें तकरीबन 400 लोग देख रहे हैं इस समय। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अभिषेक मिश्रा जी का भी चैनल अभिषेक मिश्रा, उसको जाकर सब्सक्राइब करें प्लीज। और साथ में अभिषेक जी की सारी एनालिसिस उस चैनल पे है। नाउ अंदर वाले जो अंदर, उसको कैसे टैकल किया जा सकता है? देखिए, अंदर वाले के लिए तो आपको नैरेटिव, बैटल ऑफ नैरेटिव और आइडियोलॉजिकल जो फोरफ्रंट है उस पर काम करना पड़ेगा। इंडिया को स्कूलों को टेक ओवर करना पड़ेगा, एजुकेशन सिस्टम को टेक ओवर करना पड़ेगा। दे हैव टू पुट देयर फुट डाउन। ये जो अलग अलग तरीके की एजुकेशन संस्थाएं चली हुई हैं जो अपनी किताबें स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप जब बच्चों को दिमाग विशिएट कर चुके होते हैं, जब तक वो ग्रेजुएशन लेवल पे आते हैं, वो फिर हमारी जो एलीट इंस्टीट्यूट्स हैं वो अजीब तरीके का एंटी इंडिया नैरेटिव प्रोड्यूस करते हैं। उनको इंडियन कल्चर से नफरत है, उनको इंडियन एजुकेशन सिस्टम से नफरत है। भारत ने पहले 15 साल एक मौलाना साहब को अपना एजुकेशन मिनिस्टर बनाया। इससे आपको पता चल जाता है कि भारत के साथ हुआ क्या है। हाउ कैन अ मौलाना बी द एजुकेशन मिनिस्टर? आई हैव नथिंग अगेंस्ट एनी मौलाना, बट इंडियन नॉलेज सिस्टम वाज सिस्टमेटिकली किल्ड। आपको पता ही नहीं, हमारे ऐसी ऐसी किताबें लिखी गई हैं लॉजिक की और रेशनैलिटी की और फिलॉसफी की। इंडिया बीइंग द लैंड ऑफ फिलोसोफर वाज कन्वर्टेड इनटू लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स। आप समझ रहे हैं इंडिया के साथ क्या किया गया है? भारत को स्नेक चार्मर के रूप में तुमने प्रस्तुत कर दिया। तुम यूरोप के लोगों की ये ऑडेसिटी होती थी कि हमने जो है हमने इंजीनियरिंग के जो नमूने बना दिया, वैसा इंजीनियरिंग इंडिया सोच नहीं सकता था, जबकि वी वर द लैंड ऑफ इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्चर्स एंड साइंटिस्ट। हमारे मंदिरों को आप क्या समझ रहे हो? ये मंदिर खाली भगवान का करते, ये मंदिर साइंस एंड रिसर्च का वो होते थे, सेंटर होते थे। सो इंडियन एजुकेशन सिस्टम हैज किल्ड इंडियन नॉलेज सिस्टम।
इंडियन एजुकेशन सिस्टम हैज प्रोड्यूस एंटी इंडियन स्टूडेंट्स जो अपनी कल्चर पे हंसते हैं, अपने कल्चर पे वो गालियां देते हैं उसको, और जब तक वो यूनिवर्सिटी में आते हैं वो इतने ज्यादा परिपक्व हो चुके होते हैं कि उनको मोल्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो हॉस्टिलिटी से भरे रहते हैं। अगर आप जाकर के क्लास में बच्चों को राम राम दे दीजिए, कह दीजिए, तो वो आपको सेक्युलरिज्म के लेक्चर सुनाने लगता है। एक 18-19 साल का बच्चा, इसको कुछ नहीं पता, उसको ये तो पता है बच्चों को कि शूद्र ताड़न नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, लेकिन उसको ये नहीं बताया गया बच्चों को कि यत्र नारीस्तु पूजन्ते नमन्ते तत्र देवताः, वो नहीं बताया गया उसको। So Indian education system has systematically killed Indian identity, और रिलीजन को यहाँ पे ऐसा बना के प्रस्तुत किया गया है कि यू आर फ्री टू डू एनीथिंग इन द नेम ऑफ रिलीजन। ये माइंडसेट है। आप आज देख लीजिए ना, सुप्रीम कोर्ट ने एक हम दो हमारे 12 करके कोई मूवी आई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये तो ऑब्नॉक्शियस है, इसको तो हम नहीं रिलीज करेंगे। भाई ये लोगों का काम है, लोगों को देखना होगा, देखेंगे, नहीं देखना होगा नहीं देखेंगे। नहीं, यही बात मेरे पास था इनसे, आई एम इन टच विद द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर ऑफ दैट मूवी, और वो इस समय प्रोड्यूसर साहब इसके नागपुर गए हुए हैं, वो आ जाएंगे, उनकी वापस आएंगे तो मैं उनके साथ एक प्रोग्राम जरूर करूंगा। उनका कहना है कि यही बात 3 इडियट्स के टाइम पे बोली गई थी, 3 इडियट्स के टाइम पे या दूसरी मूवी थी किसी टाइम पे बोली गई थी। सो इसी सुप्रीम कोर्ट ने बोली थी कि भाई जिसको देखनी देखे, जिसको नहीं देखनी ना देखे। अब ये कैसे हो रहा है कि देखिए एक माइंडसेट है यहाँ पे। अगर ना यहाँ पे डार्विन की जो किताब लिखी गई होती, जिसने लिखा कि देयर इज अ थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन और क्रिएशन थ्योरी एक गलत थ्योरी है, लोग उसको भी यहाँ पे सेंसर कर देते रिलीजन के नाम पे। एक अजीब सा माइंडसेट है कि रिलीजन का मतलब है, रिलीजियस फ्रीडम का मतलब है ये जो माइनॉरिटीज है उनको अपने रिलीजन के नाम पे कुछ भी करने का दिया जाए, लेकिन जो मेजॉरिटी है उसकी गलती ये है कि वो मेजॉरिटी है, उसको तुम अपने डिसीजंस में भी लेफ्ट राइट सेंटर कहो कि ये हायरार्किकल था, ये यहाँ पे कास्ट सिस्टम बहुत था, यहाँ के इसको रिफॉर्म करने की जरूरत है, लेकिन दूसरे वाले के बारे में आप रिफॉर्म की बात मत करो। Right. इस देश में पॉलीगैमी, एक सेक्शन के पॉलीगैमी को अपील किया गया, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलीगैमी ऑफ द वन सेक्शन, और दूसरे सेक्शन के पॉलीगैमी को कहा गया ये हमारे स्क्रूटनी के पावर के बाहर की बात है। ये हमारे एक व्यूअर है शाडो और सुमन अवस्थी, दोनों ने बताया कि पीके मूवी की हियरिंग में बोला गया था। अच्छा, एक वापस आते हैं, ये जो पाकिस्तान की जो आर्सेनल है न्यूक्लियर, 170 न्यूक्लियर वेपन्स, इंडिया के 172, और चाइना के लिए जो बोला गया है, चाइना के पास पिछली बार 410 थे, इस बार 500। न्यूक्लियर कन्फिगरेशन इस इलाके की आपको कैसी दिख रही है? क्या 170 बहुत हैं या और बनाने चाहिए इंडिया को? नहीं देखिए, मैं सपोर्ट नहीं करूंगा ये स्टॉक पाइलिंग का, चाहे चाइना करे चाहे इंडिया करे, ठीक है, आपको एक बेयर मिनिमम तो रखना पड़ेगा, ठीक है ना। और वो जो स्ट्रेटेजिस्ट है वो ज्यादा ये मिलिट्री डॉक्ट्रिन का है, वो असेसमेंट को ज्यादा समझते हैं, बिकॉज कि देखिए सिर्फ स्टॉक पाइल से नहीं होता है, ये भी है क्योंकि इंडिया के पास आज के डेट में ट्राइपॉड जिसको कहते हैं, मतलब कि एबिलिटी टू फायर फ्रॉम 3 साइड, यानी कि वो हवाई जहाज से भी न्यूक्लियर वेपन मार सकते हैं, वो लैंड टू सरफेस भी मार सकते हैं, और अब उन्होंने ये भी कैपेसिटी ले ली है कि वो इवन सी में से भी न्यूक्लियर अटैक लॉन्च कर सकते हैं। तो गिवन दैट वी हैव एक्वायर्ड द कैपेबिलिटी, अब ये तो वो जाने कि इंडिया का जो लैंडस्केप है, उस लैंडस्केप पे यदि अगर अटैक होता है तो कितने हमको चाहिए होते हैं, कहाँ पे चाइना की लैंड मास को देखते हुए और पाकिस्तान के ज्वाइंट अटैक को देखते हुए कहाँ तक उस अटैक की पॉसिबिलिटी है। तो ये सब तो एक नंबर कितना होना चाहिए, आई गेस मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट ही इसको बता पाएंगे, एंड आई थिंक वी बेटर नॉट डिस्कस इट, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होगी। बिल्कुल सही, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि शायद मैं 172 की इस फिगर से खुश नहीं हूं। द रीजन बीइंग, फिगर थोड़ी और ऊपर जाएगी तो और फायदा होगा। द रीजन बीइंग, चाइना और पाकिस्तान आपके ओपोजिशन में कितनी है? 500 चाइना के और 170, यानी कि 670 हैं, और आपके 170। हाँ, ये बात सही है कि कोई भी कंट्री 5 न्यूक्लियर वेपन्स या 10 न्यूक्लियर वेपन्स से ज्यादा नहीं झेल सकता। 10 के बाद वो कंट्री बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उसके सारे बड़े शहरों पे गिर चुका होगा, और गांवों से कंट्री नहीं चलता है। लेकिन जितने ज्यादा होंगे उतना सामने वाले को डर लगा रहेगा कि ये मार सकता है, इसके पास 150 है, इसके पास 250 है। लेकिन ये फिगर एक ऐसे टाइम पे आई है जब हम
बॉर्डर पे प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं, और चाइना जो कि एक एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी लेके बैठा है ताइवान के लिए, अभी हाल में कितना प्रेशर डाला, कितना परेशान किया ताइवान को, इंडिया को, और पाकिस्तान जो कि हर तीसरे दिन न्यूक्लियर अटैक की धमकी देता है। आपसे फाइनल क्वेश्चन में लेना चाहूंगा कि ये इस रिपोर्ट के बाद डू यू थिंक इंडिया की पॉलिसी में कुछ चेंज आएगा इंटरनल थ्रेट के लिए? इंटरनल थ्रेट के लिए तो न्यूक्लियर वेपन नहीं है ना, ये तो पाकिस्तान ही है जो इंटरनल थ्रेट्स के लिए टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल पाया हुआ है। मतलब आप यू कैन नॉट यूज न्यूक्लियर वेपन ऑन योर इंटरनल थ्रेट। इंडिया का इंटरनल थ्रेट आइडियोलॉजिकल है, बिकॉज की पोस्ट इंडिपेंडेंस देयर वाज एन अटेम्प्ट टू डेसिमेट द इंडियन सिविलाइजेशन, और सेक्युलरिज्म वाज used as a nuclear weapon to kill, and the warped definition of secularism was used to kill Indian civilizational identity. तो सेक्युलरिज्म के कॉन्सेप्ट को न्यूट्रलाइज करना, राष्ट्रभक्ति की भावना को बढ़ावा देना, और जो झूठी किताबें मार्केट में फ्लोट की गई हैं उनको काउंटर करना, स्कूल सिस्टम का कंप्लीट टेक ओवर फ्रॉम द स्टेट। I would not mince my word, complete टेक ओवर, एक सिलेबस, एक किताब सारी इंडिया में पढ़ाई जाए, और जो रीजनल अगर कोई स्टेट बना रहा है तो वो किताबें भी अप्रूव एक बॉडी करेगी कि आप रीजनल लैंग्वेजेस में दे शिक्षा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर प्रांत की अपनी भाषा होनी चाहिए, अपनी भाषाओं का प्रमोशन करना चाहिए। लेकिन अगर आप ये कहें कि आप एजुकेशन सिस्टम के नाम पे कहीं पढ़ा रहे हो कि हम अलग है, वो अलग है, वो कोई पढ़ा रहा है बाबरी मस्जिद की घटनाओं को पढ़ा रहा है, कोई कुछ पढ़ा रहा है, मतलब झूठ पढ़ाने को तुमने एजुकेशन सिस्टम बनाया हुआ है। इंडिया हारता है स्कूलों में माइंड बनाए जाते हैं। आप यूएपीए में अभी आपने अनुमोदन किया है अरुंधति रॉय का प्रोसिक्यूशन, मेरी भतीजी के स्कूल में उसको ना एक 52 कार्ड का ऐसे वो दिया गया था जिसमें फेमस पर्सनालिटीज होते थे, उनका फोटो पीछे उनके बारे में लिखा हुआ, उसमें एक थी अरुंधति रॉय। Arundhati Roy, the lady who claims that India is at war with its own people ever since it's coming into the modern avatar of republic form, वो greatest personality है। The lady says कि कश्मीर इंडिया का पार्टी नहीं था, वो फेमस पर्सनालिटी है। बच्चों को पढ़ा रहे हो आप उसके बारे में? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और यही सिचुएशन है। हम लोग ये देखेंगे कि ये जो लेटेस्ट फिगर है जो आई है 172 इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन है। पहली बार इंडिया की फिगर ओपन में आई है, इससे पहले कभी ओपन में नहीं आती थी। जितनी भी फिगर्स थी सारी की सारी जैसे बोलते हैं एक एजेंसी एक फिगर, दूसरी एजेंसी एक फिगर दे रही है। इस बार ये क्लैरिटी से सामने आया कि पाकिस्तान से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन है, और पाकिस्तानी जो जितने भी वो थे ना जो पाव किलो वाले, उनको भी समझ में आ गया होगा कि पाव किलो से कुछ नहीं होना। थैंक्स अ लॉट अभिषेक मिश्रा जी फॉर ज्वाइनिंग, बहुत अच्छा डिस्कशन था, और बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स भी किए। मैं सारे मुझे ऐसा लगा कि मैंने सारे ले ली, अगर नहीं ले पाया तो माफी चाहूंगा, और फिर दोबारा लेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।